जैसे धुरंधर जैसी फिल्में ये लोग बनाते हैं कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मोदी जी सिर्फ पाकिस्तान से सारी बहादुरी अपनी दिखा सके। पाकिस्तान के नागरिकों, मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। चीन ने हमारे 21 लोगों को गलवान में मार दिया, उनमें हिम्मत नहीं। वो अपने को स्टील बताते थे, वो मिट्टी के बर्तन भी नहीं निकल रहे। भारतीय मारे जा रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। Now, 3 Indian sailors were killed in an American strike. सर, ये 12 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें विदेश नीति की बहुत चर्चा होती है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये भी बोला था कि सोना नहीं खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, लेकिन उनके बाद भी वो विदेश यात्रा जारी रख रखे। इस बात को मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि कुछ ही दिन पहले की खबर है कि अमेरिकी हमले में जो एक कमर्शियल टैंकर था ओमान की खाड़ी के पास, उस पर हमला हुआ, चूँकि ब्लॉकेट करके रखा है अमेरिकन नेवी ने। अब इसमें जो 3 लोग मरे हैं, उसके बाद भी मतलब एक टीका टिप्पणी नहीं हुई है, कोई ट्वीट नहीं आया मोदी जी का, जबकि वो बधाई देते रहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना बड़ा मतलब घटना है ये, चूंकि पहली बार ये सॉवरेनिटी पे हमला जैसा है। आपका मैं कल एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था जिसमें आपने चाइना के एम्बेसी पे अमेरिकन हमले की बात आप कर रहे थे कि किस तरीके से चाइना ने उसको सीरियसली लिया था और फिर दोनों के बीच ट्रेड वगैरह रुक गया था। तो ऐसा क्या हुआ है 12 सालों में जो इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो अमेरिका के हाथों या ट्रम्प के आगे एक तरीके से बिक चुकी है? देखिए, मोदी जी की बहुत सारी जैसी जो उनके बारे में प्रचार है, बहुत सारा ध्वस्त हुआ है इन 12 सालों में। उसमें एक ये भी था कि उन्होंने इतना प्रचार कराया था, यहीं से कैमरामैन ले जाते थे, यहीं से भीड़ ले जाई जाती थी, बाहर से भी NRIs वगैरह जो गुजराती मूल के हैं या अन्य हैं जो बीजेपी समर्थक हैं, उन सबको लाया जाता था। उसमें कुछ लोगों को आयोजित किया जाता था। वो हमारी जो एजेंसी है ANI, उसके सामने रोते गाते थे मोदी जी के पक्ष में। उनको कोई भगवान कहता था, कोई कुछ कहता था। इस तरह की नौटंकी बहुत हुई। और ये सब हमारा टेलीविज़न चैनल्स, वही जो मैंने बताया कि वो क्या से क्या हो गए हैं, वो इतना बढ़ा चढ़ा के 24 घंटे दिखाते थे। तो इस पूरे देश में उस तरह का भ्रम अभी भी बहुत लोगों में है। लेकिन अब ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें वो पूरी कलई खुल जा रही है और वो पता लग रहा है वो अपने को स्टील बताते थे, वो मिट्टी के बर्तन भी नहीं निकल रहे हैं। और जहाँ तक अमेरिका की बात है या चीन की बात है, किसी भी ताकतवर देश या राष्ट्राध्यक्ष की बात है, उनके बारे में झूठ बोला गया कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था और भारतीय बच्चों को निकाल लिया था। लोग उन्हें देख रहे हैं कि भारतीय मारे जा रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। चीन ने हमारे 21 लोगों को गलवान में मार दिया, उनमें हिम्मत नहीं थी। तो उनकी इस बारे में बहुत भयानक उनकी स्क्रूटनी हो गई इस 12 साल में। और लोगों ने ये पाया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से सारी बहादुरी अपनी दिखा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से। हो सकता है बांग्लादेश से भी दिखा लें, क्योंकि अब बांग्लादेश से भी रिश्ते बेवजह कड़वे होते जा रहे हैं। ऐसे ही किसी छोटे मोटे से वो अपनी जो भी उनकी अंतर्राष्ट्रीय शेखी है वो यही दिखा सकते हैं। सामर्थ्यवान लोगों के सामने न तो उनमें व्यक्तित्व की योग्यता कहीं प्रकट हुई उनसे, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में सामने आते नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से तो मीलों दूर भागते हैं, कई जगह वो फंस जाते हैं। एक आध जगह फंसे हैं तो जो उनके होस्ट होते हैं वो इनकी जान बचाते हैं। और अब तो लगभग वो हिंदी में भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के भाषण देते हैं, और हमारे कैमरामैन वो टेलीप्रॉम्प्टर छुपाते हैं और विदेशी कैमरों के जरिए वो टेलीप्रॉम्प्टर की वीडियो आ जाती है। तो आजकल उनकी यही आंख मिचौली चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनय में उनकी सरकार भयानक असफलता की शिकार है। और इस समय आप बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर को देख लीजिए, वहाँ से आने वाले वीडियो आपको शर्मिंदा करेंगे। बांग्लादेश जिसको हमने बनाया, हमारी बाउंड्रीज पे वहाँ के लोग, वहाँ की सिक्योरिटी, हमारे सिक्योरिटी अपरेटस से रोज अपमानजनक व्यवहार कर रही है। और इन्होंने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले बांग्लादेश को अपने फेवर में करने के लिए हमारी देश की कुछ ज़मीन भी बांग्लादेश को दे दी थी। अगर ऐसा किसी कांग्रेस या किसी भी दूसरी सरकार ने किया होता तो इस देश में हमारे मीडिया ने और इन्हीं राइट विंग ने उनके कपड़े खींच लिए होते, उनको नंगा कर देते लोग। लेकिन इन्होंने ये सब किया रिश्ते बनाने के लिए, कहीं कोई ऐसा रिश्ता नहीं बना। पहले भी ये प्रयास हुआ है और उसमें लोग फेल हुए हैं। तो ये विदेश नीति के मामले में तो अल्टीमेटली घूम फिर के आपको वहीं आना होगा। लेकिन अब इन्होंने वो रास्ते ऐसे कदम बढ़ा दिए हैं जिसमें हम फंस गए हैं
हमारे पास अब निकलने का कोई जगह ही नहीं बची है। सच्चाई ये है कि हम बहुत ही कठिनाइयों में आ गए हैं, जो आप कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले का जो कैरेक्टर था लगभग वहाँ पहुँचा दिया है। ये जो इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें अमेरिका कमर्शियल टैंकर्स पर स्ट्राइक करता है ओमान की खाड़ी में और हमारे 3 नाविक मारे जाते हैं, उसमें से एक हैं आदित्य शर्मा। उनके पिताजी के पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें वो गाज़ा और मुसलमानों को लेकर अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि इजराइल का जो मिलिट्रिस्टिक एटीट्यूड है गाज़ा पर और मुसलमानों पर वो जस्टिफाइड। 2 दिन पहले उन्होंने मोदी जी को रिट्वीट करने की उनकी परंपरा सी मिली है, उसमें लगातार वो करते हैं, मतलब भारी मोदी भक्त थे वो। लेकिन अब वो बिलख बिलख कर रो रहे हैं जब उनके घर का इकलौता लड़का मारा गया और भारत सरकार गायब है। भारत सरकार ने बहुत देर तक तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी तो अमेरिका का नाम ही नहीं लिया, और अब लिया तो अब दूसरी खबर आ गई कि रूबियो ने हमारे विदेश मंत्री को डांटा है कि आप अपने लोगों से कहिए, इनसे कहिए कि वहाँ हमने रोक लगा रखी और नज़र ना आए, मतलब टाइप। लेकिन अब जाहिर है कि जब आप अपनी सवरेंटी, अपना आत्म स्वाभिमान सब आप गिरवी रख चुके हैं या आप डरे हुए हैं पता नहीं किन कारणों से, तो ये तो विदेश नीति में तो अब एक्सपोजर इनका ऐसा हो गया कि इनके समर्थकों के लिए भी इनकी रक्षा कर पाना मुश्किल है। लेकिन वो बेशर्मी से करते हैं और हमारे टेलीविज़न के एंकर करते हैं, वो करते रहेंगे। इसमें मैं एक फिल्म का भी एग्जाम्पल, फिल्म एज ए मीडियम का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे धुरंधर जैसी फिल्में ये लोग बनाते हैं, और जैसे आप बोल रहे थे काला धन वाला, तो काला धन को भी ये विपक्षियों से जोड़ के, किसी मुस्लिम गैंगस्टर से जोड़ के दिखाते हैं। तो एक सिनेमा में खास करके जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पे जो बनी है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा, यहाँ तो जो मतलब इस परिवेश में अगर हम देखें जब अमेरिका हमारे 3-3 नाविकों को मार देता है, और मैंने आपको बताया ना, ये सब सारी बहादुरी पाकिस्तान, सारी हेकड़ी मेरे ख्याल से पाकिस्तान, वो सारी फिल्म पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, आपकी आबादी 150 करोड़ है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के आप 8 गुने हैं, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता से आपकी कोई मैच ही नहीं है, भूगोल आपका बहुत बड़ा है, पाकिस्तान आपका ही एक टुकड़ा है जो पहले आप 2 टुकड़े कर चुके हैं, आप नहीं दूसरी सरकार, लेकिन भारत कर चुका है। तो उसको, जिसको आप पहले एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार पटक के मार चुके हैं, एक बार फिर मारने की आप बहादुरी दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो आपको पटक के मार रहा है वहाँ या आपको रोज बेइज्जत कर रहा है, रोज अपमानित कर रहा है, चूंकि वो आपको पटक सकता है, आप में वहाँ स्वाभिमान झलकता ही नहीं है। ये है परिस्थिति। अब क्या कहा जाए, ये देश को इस लेवल पे तो बहुत ही, अब तो उसमें स्थिति ये हो गई जो इनके समर्थक रहे हैं वो भी इसको डिफेंड नहीं कर पाते। जनरल बख्शी हुए, ब्रह्मचलानी हुए, कंवल सिब्बल हुए, ये सब अब इनकी इस विदेश नीति को, ये सब उनके समर्थक रहे हैं, ये सब अब इनका बचाव इस मामले में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे अगर इनका बचाव करेंगे तो। सर, मोदी जी के क्रिटिक भी जो है वो एक बात तो जरूर कहते हैं कि कुछ करे ना करे मोदी जी चुनाव जीतना अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अभी आप बोल रहे थे कि मोदी जी ने सारी शक्तियां अपने में ही निहित कर ली हैं, तो ये जो मोदी तंत्र है जो पिछले 12 सालों से चलता आ रहा है बेधड़क और बिना रुके, ये जो तंत्र है मोदी तंत्र, क्या सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने से चल रहा है या और भी चीजें साथ साथ मोदी जी कर रहे हैं? देखिए, डेम इंस्टीट्यूट जो दुनिया में लोकतांत्रिक प्रणालियों का, लोकतांत्रिक देशों का, उनमें लोकतंत्र की हालत का अध्ययन करता है, स्कैंडिनेविया में है। दुनिया में स्कैंडिनेवियाई देश जो है, जो उनका ह्यूमन इंडेक्स है सर्वोत्तम है, तो आप चाहे न चाहें उनकी बात को दुनिया में इज्जत मिलती है। वो एक अध्ययन है, आप उसे सोरोस से जोड़ सकते हैं, आप उसे पश्चिम से जोड़ सकते हैं, आप उसे जिससे चाहे उससे, कोई अंतरिक्ष में कोई चीज़ हो उससे जोड़ दीजिए, एलियन से जोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन दुनिया उसको सुनती है, समझती है, उसकी रेटिंग्स को पढ़ती है, उसकी टिप्पणियों को पढ़ती है। वो पिछले 4 साल 5 साल से कह रही है, वो कह रही है कि धीरे धीरे भारत में एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी पैदा हो गई है या कर ली गई है। तो अब सिर्फ एक चुनाव होगा जिसका नाम चुनाव होगा, जिसे आप लूट लेंगे और आप अपने को विजयी घोषित कर लेंगे और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। मीडिया के बाद आपने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है कोर्ट्स का किया है। उसमें ऐसे लोगों को आप अपने दबाव से, कहने को वहाँ कॉलेजियम सिस्टम है, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को आपके सामने सरेंडर कर दिया है। उसके प्रतीक आपके पास खुद हैं। कई कार्यक्रमों में हम जैसे बहुत से लोग असंख्य बार बोल चुके हैं, फिर भी दोहरा देता हूं कि आपने उन लोगों को उपकृत, खुलेआम उपकृत करना शुरू किया जो आपके लिए लाभकारी फैसले देते हैं, जो भ्रष्टाचार वगैरह के बहुत सारे ऐसे मामलों में या नागरिक अधिकारों के मामलों में आपके पक्ष की राय देते हैं। ऐसे लोगों को आपने
उनके रिटायरमेंट के बाद उपकृत किया है। और आपने अपने ही एक पहले कानून मंत्री की इस बात की अवहेलना की है। जेटली साहब ने संसद में कहा था कि ये जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं ये जजेस को करप्ट करते हैं। तो आपने तो यही किया सर। तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आपका ही, आपके लोगों द्वारा ही कहा गया जो तथ्य है आप उसकी पुष्टि करते हुए मिल रहे हैं। आप इनको बेनिफिट क्यों देते हैं? यानी आप उनसे बेनिफिट लेते हैं। तो ये तो परिस्थिति जनता के तो विरुद्ध हो गई। एक और इंस्टीट्यूट जो दूसरा सबसे प्रमुख इंस्टीट्यूट है यानी न्यायपालिका, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँगा। वहाँ से रिटायर हुए तमाम जजेस और तो और वहाँ वर्किंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, 4 वर्किंग जजेस ने आपके आने के बाद 2 साल के भीतर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो उनको तो सोरोस और जापानी या पाकिस्तानी या अमेरिकी एजेंट तो नहीं कहा जा सकता। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग जजेस थे और उसके बाद वही सब हमने घटते हुए देखा। तो आपने मीडिया को तो पता नहीं क्या बना दिया। उसकी इतनी संज्ञाएं हो गई हैं, इतने मीम हो गए हैं कि अब मैं किसी एक परिभाषा पे क्या टिकूं। और आपने दुर्भाग्यपूर्ण है कि जुडिशरी ने भी आपके सोहबत में 12 साल में अपने आप को क्या से क्या बना लिया। क्योंकि जुडिशरी है, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, खुद ही आप समझ सकते हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि अभी राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस की मीटिंग में एक भाषण दिया है, तो उसमें वो साफ कह रहे हैं कि अब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचा है। मतलब देश के सारे इंस्टीट्यूशन पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और वो कुछ रीजनल पार्टी जैसे टीएमसी, आरजेडी और सपा जैसी पार्टियों को वो कह रहे थे कि भले उनको लग रहा होगा कि आज भी वो चुनाव मतलब लड़ने की हालात में है, लेकिन ऐसा है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि 100% वोट चोरी हो रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है रेजिस्टेंस का। तो क्या आपको लगता है कि अब जो है चुनावी जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, जो वीडेम वाला भी आप कह रहे थे, चुनावी डेमोक्रेसी एक तरीके से ख़त्म हो गई है, तो अगला क्या विपक्ष का क्या मायने रहता है इस बात से? नहीं, देखिए, विपक्ष अब 2 तरह का होगा। एक तो विपक्षी दलों में जो कार्यकर्ता हैं, जो साधारण घरों से आए हैं, जिनकी कठिनाई रियल है, जो बेरोजगार हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं है, जिनका भविष्य एकदम जिनकी परीक्षाएं लूट ली जा रही हैं, जिनके नौकरियां लूट ली जा रही हैं, एक तो वो हिस्सा है। एक उनके नेता हैं जिन्होंने पैसे बना लिए हैं जब वो सत्ता में रहे और आज भी वो राजनीति करने के भी पैसे ले लेते हैं। ऐसे लोग तो इस लड़ाई में या तो वो बीजेपी में समा जाएंगे या वो घर बैठ जाएंगे या उनके नीचे की जनता उनसे निकल जाएगी। क्योंकि अब तो जनता को अपने इस देश को के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी। जब जो मैंने अभी रेफरेंसेस बताया आपके सवालों के जवाब में, उनका वो मतलब मैंने कहा ना कि हम एक अनार्की की ओर ऑलरेडी अनार्की में ढकेल दिए गए। इस अनार्की से फिर वापस अपने देश के उस लोकतंत्र, एक संवैधानिक लोकतंत्र को वापस पाना, जिसमें जुडिशरी अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे संविधान के अनुसार, और पॉलिटिक्स अपना काम करे, संसद में बहस हो, संसद में मैनेजमेंट न हो, हर जगह मैनेजमेंट न हो। तो इस सब को फिर से वापस लाने की लड़ाई है। कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, राहुल गांधी ने उस ओर इशारा किया है। बाकी लोग तो अजीबोगरीब बातें करते हैं। अभी बाकी बहुत सारे लोगों को सबक मिल गया है। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव और है, उनका भी हिस्सा तय हो जाने दीजिए, फिर अपने आप मेरा ख्याल है सबकी समझ में हिंदी आ जाएगी।